Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 5 फरवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली क्या करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ आर्टिकल हैं जो कि डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल होगा वो क्या है कि अभी क्या है, गाजियाबाद में क्या हुआ है, 3 यंगर सिस्टर ने क्या किया है, 9th फ्लोर से जंप करके अपने आप को क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों किया है। एंड सेकेंड आर्टिकल जो हमारा है वो क्या है कि जो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था वो क्या हो गया, अब उसका एंड हो गया है। वहाँ पर एक नई सीएम है जो कि जिन्होंने शपथ ली है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रेसिडेंट रूल। एंड थर्ड जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में है कि क्या होती है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, क्यों वे डिमांड कर रही हैं कि उन्हें एक अलग सेपरेट उनका सेंसेस हो। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे जो कि आज की हमारी वीडियो में होगा। तो हम पहला आर्टिकल जो हमारा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या बताता है जो आर्टिकल, वो कहते हैं कि 3 यंगर सिस्टर जंप फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑफ हाई राइज आफ्टर बीइंग डिनाइड फोन एक्सेस। यानी कि उनके पिता ने बोला है, जो इनके पिता थे थ्री यंग सिस्टर का के जो कि गाजियाबाद में रहते थे अपनी फैमिली के साथ। 3 लड़कियां थी, एक बेटा था उनका, एंड हस्बैंड वाइफ और उनकी सिस्टर उनके साथ रहती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके पिता ने देखा कि जो ये 3 लड़कियां थी ये क्या करती थी, कोरियन गेम है जो उनकी उसे क्या हो गई थी, एडिक्शन हो गई थी। वे क्या करती थी, डेली कोरियन गेम्स खेलती थी। तो इसमें बोला कि एक दिन उनके पिता ने क्या किया, उनको फ़ोन देने से इनकार कर दिया कि वो फ़ोन नहीं देंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उन तीनों लड़कियों ने, जिनकी एज बताई जा रही है कितनी, एक लड़की है निशिका जिसकी एज है 16, एंड सेकेंड इज़ प्राची जिसकी एज है 14, एंड जो हमारी सबसे छोटी लड़की है वो है पाखी जिसकी है 12 ईयर्स। इन तीनों लड़कियों ने 9th फ्लोर पर रात को 2 बजे क्या कर लिया, कूद कर अपने आप को क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली अपनी। तो इसमें यही बताया गया है कि क्यों, क्योंकि उनके पिता ने उनको फ़ोन देने से इनकार कर दिया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि वे जो तीनों लड़कियां थी वो कोरियन कल्चर को ज़्यादा मानती थी। उसकी वो क्या करते थे, जो उनकी जो कोरियन कल्चर की वो क्या करते थे, कार्टून देखती थी, उनके जो टीवी शोज होते थे, जो म्यूज़िक होती थी वो क्या करती थी, सुनती थी। यानी कि सोशल मीडिया की वो एडिक्टेड हो चुकी थी, यानी कि उनको लत लग चुकी थी किसकी, कोरियन गेम्स की। वो क्या करती थी, डेली कोरियन गेम्स खेलती थी। जो लड़कियां थी वे क्या, जो कोरियन कल्चर था उससे कहीं ना कहीं वे क्या थी, उसकी एडिक्शन हो चुकी थी, उन्हें लत लग चुकी थी। तो इसके अंदर यही बताया गया। और जो वो लड़कियां थी वो क्या करती थी, उनको उनके पिता ने क्या कर लिया था, ड्रॉप कर लिया था, मतलब कि ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल से उन्होंने उनको ड्रॉप कर लिया था। उन्हें बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजा जाता था, उन्हें कहाँ पर, एक कोचिंग सेंटर में भेजा जाता था जहाँ पर वे अपनी पढ़ाई करती थी, क्योंकि वो क्या था, ज़्यादा कोरियन कल्चर से ज़्यादा जुड़ चुकी थी। तो इसके अंदर यही बताया गया कि वो उन्होंने बोला था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि इसके अंदर जो डोरेमोन, जो इंडियाज़ के जो सीरियल वगैरह होते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो एक तरह से कोरियन कल्चर से बिल्कुल ही जुड़ चुकी थी। तो उनके पिता ने यही बोला है कि वो जो लड़कियाँ थी उन्हें लत लग चुकी थी जो कोरियन गेम थी उसकी। तो इसमें जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने बोला है कि उन्हें अभी कोई एक तरह से कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जहाँ से वो बोल सकते हैं कि वो जो लड़कियां थी एक तरह से कोरियन टास्क फुलफिल कर पा रही थी। तो ऐसा कुछ उन्हें एक तरह से क्लू नहीं मिला है इसके अंदर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ऐसा सच में है कि वो जो लड़कियां थी वो कोरियन कल्चर से जुड़ी हुई थी। तो अब इसमें ये है कि क्या ये सही है कि जो बच्चे आजकल के दिन प्रतिदिन गेम से जुड़ते जा रहे हैं, क्या ये अच्छी आदत है? तो इसमें देखा जाता है कि जो एक तरह से खेलना इज़ अ गुड थिंग, कि कभी-कभार हमें क्या करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, सोशल मीडिया देख लेना चाहिए। बट एक एडिक्शन हो जाना किसी भी चीज़ की, चाहे वो गेम हो या फिर कोई सोशल मीडिया हो, उसकी एडिक्शन होना, इट इज़ ए नॉट ए गुड थिंग, इट इज़ अ बैड थिंग फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो नशा मान लो या फिर कोई
ड्रग्स वगैरह है या फिर कोई वो सोशल मीडिया है या फिर किसी भी चीज़ का अगर एडिक्शन हो जाए लिमिट से ज़्यादा, तो वो कहीं न कहीं क्या है हमारे लिए घातक हो सकती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि अगर इंडिया जो कि अभी कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए पीछे है कि इंडिया को भी कहीं कुछ रूल रेगुलेशन लेकर आने चाहिए, जिससे क्या करे जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से कम जुड़ पाएँ। तो कम जुड़ पाएँ यानी कि वो जो गेमिंग खेल रहे हैं जिनकी वज़ह से उनकी डेथ हो रही है दिन प्रतिदिन, तो उससे वो कहीं न कहीं क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए इंडिया को क्या लेकर आने चाहिए, कुछ रूल लेकर लेकर आने चाहिए। जैसे कि अभी हमने 2025 में देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने भी कुछ रूल रेगुलेशन लेकर आए हैं जो बच्चों के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, जो सोशल मीडिया है किसके लिए, बच्चों के लिए, यानी कि वो जो गेम वगैरह जो टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, वो सभी वहाँ पर क्या है, बैन है बच्चों के लिए। अगर उन्हें देखना भी है फ़ोन, तो वो क्या करें, कुछ पर्टिकुलर जो एजुकेशन फ़ील्ड है उसके अंदर ही वो फ़ोन को चला सकते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए वहाँ पर क्या है जो सोशल मीडिया है बच्चों के लिए बैन कर दी गई है। तो ऐसे ही हमें भी इंडिया में क्या करना चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन लेकर आने चाहिए जो कहीं न कहीं क्या होंगे, बच्चों के लिए, साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं जो कि एक तरह से बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनको भी क्या करेंगे बेनिफिट होगा। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि 3 जो लड़कियां थी जो कि माइनर एज की थी, मीन्स अंडर 18 थी, उन्होंने क्या कर लिया है, 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली है। तो ये हमारा क्या था, इस आर्टिकल में आया हुआ था, जो कि गाजियाबाद का एक केस है। सिर्फ किसकी वजह से, उनके पिता ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया था और फिर उन्होंने क्या किया, लॉक किया अपने आप को और वहाँ से जंप कर लिया। तीनों की 3 लड़कियों ने। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है। एंड सेकंड जो हमारा आर्टिकल रहेगा जो कि हमारा जीएस 2 यानी कि पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट्स रूल एंड इन मणिपुर सीएम स्वोन इन, यानी कि अभी जो 2025 यानी कि फरवरी में जो मणिपुर में क्या लगा था, एक तरह से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो वो अभी क्या हो गया, एंड हो गया। जब वो एंड हो गया तो वहां पर एक नए सीएम बनेंगे, तो वो ये है हमारे सीएम। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मणिपुर है उसके नए सीएम कौन बने हैं, ये सच कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों जो मणिपुर में अभी जो 2025 में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया था। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने का इसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि वहां की जो 2 कम्युनिटी थी, 2 कम्युनिटी कौन-कौन सी थी वहाँ की, एक कुकी एंड सेकंड इज़ मेती। उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो फेल हो चुकी थी अपनी एक तरह से सरकार चलाने में। तो उन्होंने क्या बोला, जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल भी सहज नहीं है अपनी सरकार चलाने में। तो उन्होंने वहाँ से क्या कर लिया, अपने आप को रिमूव कर दिया और फिर वहाँ पर कौन आए, तो वहाँ पर किसे लेकर आया गया प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पर लेकर आया। तो वहाँ पर जो मणिपुर में अभी 1 साल से जो सरकार चला रही थी, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो अभी वहाँ पर कौन आए हैं, नए सीएम आए हैं, जो कि ये हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मणिपुर में पिछले साल केस हुआ था, तो वो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में था, एक मेती एंड सेकंड इज़ कुकी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मणिपुर में अब तक हमने जो प्रेसिडेंट रूल लगाया है, सबसे ज़्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो कहाँ पर लगा है, मणिपुर में। कितनी बार लगा है, वो लगा है 11th टाइम्स, यानी कि 11 बार प्रेसिडेंट रूल जो हमने इम्पोज़ कर दिया है, कहाँ पर, मणिपुर में। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो जो प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो कब लगा था मणिपुर में? लगा था कब? मार्च 1967 में। कितने दिन के लिए लगा था? वो लगा था 66 डेज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं मणिपुर में सबसे लंबा जो प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो कितने कितने दिन का लगा है? 2 इयर्स 157 का प्रेसिडेंट रूल लगा है। कब से कब तक लगा है? 17 अक्टूबर 1969 से मार्च 22 1972 तक ये मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल वो लगा है। इसके बाद इसमें बताया गया है, उसके फिर कुछ ही बाद क्या लगा है, 277 डेज़ का जो प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो कब लगा है? 2 जून 2001 से लेकर 6 मार्च 2002 तक ये कहाँ पर एक तरह से मणिपुर में मणिपुर में क्या लगे हैं, कुछ प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मणिपुर में किस प्रकार से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। जो सबसे लंबा प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो कहाँ पर लगा है? मणिपुर में 11th टाइम्स, यानी कि 11 बार वहाँ पर रूल लगा दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के साथ में जो अदर एग्जाम है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल है जो हमारा, उसको एक तरह से स्टेट इमरजेंसी और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 356 में आता है।
तो इसमें बताया गया है कि एक तरह से प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। तो प्रेसिडेंट रूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 356 में है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको कब लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है कि जब अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फेल हो जाती है, किसको, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एक तरह से वो काम नहीं करती स्टेट में, यानी कि वो अपने आप को बोल देती है कि मेरे से नहीं चल पाएगी ये गवर्नमेंट। तो वो क्या होती है, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो उसकी वजह से हम वहां पर क्या लगाते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है, सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि क्या वहाँ की गवर्नमेंट को चलाती है, वो क्या करती है, अपने आप को सस्पेंशन कर लेती है कि वो फेल हो चुकी है अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। इसके अंदर फिर वहां पर अगर देखा जाता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने आप को फेल घोषित कर देती है, तो उसकी उसकी रिप्लेस पर हम किसको वहां पर बोलते हैं कि आप यहाँ की सरकार चलाइए। तो अगर तो वहां स्टेट को हटाकर किस, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटाकर जो वहां की गवर्नमेंट चलाती है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। यानी कि अभी मणिपुर में जो 1 साल से सरकार चला पा रही थी वो कौन थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि सरकार चला रही थी। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि फिर हम वहां पर क्या करते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अपने आप को बोल देती है कि मैं फेल हो चुका हूँ सरकार चलाने में, गवर्नमेंट चलाने में, तो वहां पर इम्पोज किया जाता है आर्टिकल 356, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो इसके अंदर यही बोला गया है, प्रेसिडेंट रूल के साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी एंड साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल था, प्रेसिडेंट रूल के बारे में था। तो इसके अंदर यही बोला गया है कि वो क्या हो जाती है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि वो फेल हो चुकी है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, यानी कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें जो अपना स्टेट चलाना है वो उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं चला पा रही है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे, हमारे कुछ आर्टिकल हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। फर्स्ट आर्टिकल क्या कहते हैं, आर्टिकल 356, ये एक तरह से बताता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एंश्योर करेगी कि जो स्टेट है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या स्टेट चला पा रहा है या नहीं। तो ये आर्टिकल 355 बोलते हैं। एंड 356 आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है जो स्टेट को चलाने में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपने आप को क्या कर चुकी है, फेल कर चुकी है कि अब वो अपनी सरकार नहीं चला पाएगी। तो थर्ड जो हमारा आर्टिकल है 365, वो क्या बोलता है कि एक तो होता है कि सरकार खुद बोल दे कि वो नहीं चला पा रही है, जो सरकार है, स्टेट सरकार है, उसको नहीं चला पा रही है। सेकंड क्या होगा कि कुछ ऐसे जो सेंटर की डायरेक्शन होती है वो जो स्टेट है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी क्या लगाया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। मीन्स क्या है कि अगर कुछ सेंटर गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दी है जिसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पा रही है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो वो प्रॉपर अपनी गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है, एंड सेकंड वो जो सेंटर डायरेक्शन दे रही है उसको नहीं चला पा रही है। तो ये हमारे इस कुछ इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल है इसके अंदर था कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। तो ये बताया गया है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको फेल कर चुकी है, वो प्रॉपर नहीं चला पा रही है। तो आर्टिकल 356 में ये बताया गया है। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ ग्राउंड प्रोक्लेमेशन क्या है। ग्राउंड प्रोक्लेमेशन यही कहता है कि अगर वो प्रॉपर अपनी स्टेट को नहीं चला पा रहे हैं तो वहां पर क्या हम इम्पोज कर देंगे, हम प्रेसिडेंट रूल। मींस वहां पर अब जो गवर्नमेंट चलाएगी वो कौन चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि कैसे अगर वो फेल हो जाती है तो वहां पर हम किसको लेकर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तब हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो कैसे क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमें किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लेकर आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेज मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों में से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूव लेना पड़ेगा विद इन 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ का हमें टाइम देना पड़ेगा लोकसभा और साथ में राज्यसभा को कि वो क्या करें, हमें प्रेसिडेंट रूल लेकर आना है तो उसको क्या करें, अप्रूव करें। तो ये हमारा क्या होता है कि कैसे हम किस किस की परमिशन से हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं किसी स्टेट में। एंड सेकंड जो है ड्यूरेशन, यानी कि हम अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लेकर आते हैं तो उसको कितने टाइम के लिए हम उसे लेकर आ सकते हैं। तो जो हमारा लिमिट है किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लेकर आने का वो कितने तक है, 3 ईयर्स। यहाँ पर क्या है कि अगर हमें किसी में
किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लेकर आना है, तो उसे लेकर तो हम 3 इयर्स तक आ सकते हैं, लेकिन वो 3 इयर्स लगातार नहीं, मीन्स यानी कि इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो क्या होगी, पहले 6 मंथ होगी, यानी कि हम पहले जो प्रेसिडेंट रूल है किसी स्टेट में लेकर आने का, तो वो पहले हम 6 मंथ के लिए लेकर आएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन पार्लियामेंट में से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूव लेना पड़ेगा, फिर 6 मंथ के लिए, ऐसे करते करते 6 मंथ के लिए इसे हम कितने साल तक लेकर आ सकते हैं, 3 साल तक लेकर आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो ड्यूरेशन है प्रेसिडेंट रूल की वो कितने ईयर्स की है, 3 ईयर्स की है, लेकिन वो एक तरह से हम एकदम से नहीं कर सकते हैं 3 साल के लिए, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ की टाइम लिमिट होती है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव की जाती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है। एंड लास्ट जो हमारा होगा रिवोकेशन। रिवोकेशन में क्या है कि जो एक तरह से हम अगर हमें किसी स्टेट में से प्रेसिडेंट रूल को हटाना है, तो मीन्स उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, अब पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं होगा, विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल से भी हम उस प्रेसिडेंट रूल को जिस स्टेट में हमने लगाया है वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल था पूरा प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कुछ इसके अंदर है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो टोटल जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने हम इसके अंदर लेकर आ चुके हैं। तो 1950 से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो स्टेट और यूटी दोनों जगह पर तो कितना है, 135 टाइम्स हम प्रेसिडेंट रूल लेकर आ चुके हैं। और सबसे पहले जो हम प्रेसिडेंट रूल हमने जहां पर इम्पोज किया था वो कहां पर है, पंजाब में 1951 में। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल के इसके कुछ फैक्ट थे। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कुछ यानी कि 2 जजमेंट दी हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस पर जजमेंट दी है, प्रेसिडेंट रूल पर। तो जो फर्स्ट जजमेंट है वो क्या है, एसआर बोमई। एसआर बोमई केस था जो कि कब हुआ था, 1994 में। तो इसके अंदर बताया गया था कि जो केस था 1994 उसके अंदर बताया गया है कि जो एसआर बोमई उन्होंने बोला है कि बार बार जो हम प्रेसिडेंट रूल लेकर आते हैं किसके अंदर, स्टेट के अंदर, प्रेसिडेंट रूल का मतलब है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां की सरकार को चलाएगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी बेनिफिट के लिए भी ऐसा कर सकती है। तो इस केस के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए कि अगर किसी को लगता है कि जो ये गवर्नमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, तो हम कहां पर जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि एसआर बोमई कि अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, कोर्ट में जाकर एक तरह से रिव्यू कर सकता है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। एंड सेकंड जो हमारी जजमेंट है वो कौन सी है, रामेश्वर प्रसाद जजमेंट है, जो कि कब आई थी, 2006 में आई थी। तो उसमें भी ये बोला गया है कि हमें क्या पता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने बेनिफिट के लिए लेकर आ रही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से ओपिनियन लेना पड़ेगा कि क्या वो सही है या फिर गलत है। तो ये 2 जजमेंट थी जो कि हमारी प्रेसिडेंट रूल पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो इसके अंदर कुछ हमारे क्या है, एक तरह से कमीशन भी है जो कि लेकर आए गए थे प्रेसिडेंट रूल के लिए। तो जो फर्स्ट हमारा कमीशन है जो कि 1983 में आया था, सरकारिया कमीशन। तो इसके अंदर यही बोला गया था कि जो हम प्रेसिडेंट रूल लेकर आते हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा बार आया है, जो कि किसका यूज करते हैं हम, 356 का यूज करते हैं। तो उस केस को यानी कि जो आर्टिकल 356 है उसको क्या करना चाहिए हमें, एक्सट्रीम केसेस यानी कि जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तब हमें क्या करना चाहिए, 356 आर्टिकल को इम्पोज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हम बार बार करेंगे कि हमें छोटा सा कुछ हुआ तो हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो स्टेट और सेंट्रल है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट जो गवर्नमेंट चला सकती है वो सेंट्रल नहीं। तो इसलिए इसमें यही बोला गया है कि जो एक तरह से क्या होगा, अगर हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें ही हम क्या कर सकते हैं, 356 आर्टिकल को लेकर आ सकते हैं। यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हम 356 आर्टिकल को इम्पोज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि 356 आर्टिकल के बिना भी हम उस स्टेट को चला सकते हैं तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऑप्शन कुछ भी नहीं बचता है तो हमें आर्टिकल 356 को इंपोज करना चाहिए, ये कहती है सरकारिया कमीशन। एंड सेकंड जो कमीशन है वो है हमारा पंची कमीशन। पंची कमीशन क्या बोलता है कि जैसे कि मान लो अभी हमने क्या किया था, वो जो प्रेसिडेंट रूल था वो कहां पर लगाया था, पूरे मणिपुर में लगाया था। कहां पर लगाया था, पूरे मणिपुर में लगाया था। तो पूरे मणिपुर में लगाने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये पंची कमीशन क्या बोलता है कि अगर मान लो कि जो मणिपुर है, मणिपुर के इस हिस्से में यानी कि पर्टिकुलर 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, कुछ
कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यानी कि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा गड़बड़ी है रादर देन पूरे के पूरे मणिपुर में, तो हमें जो प्रेसिडेंट रूल है इसी एरिया में प्रेसिडेंट रूल को लगाना चाहिए कि पूरे मणिपुर के कंपैरिजन में। तो इस आर्टिकल में जो हमारा पंची कमीशन है 2010 में लेकर आए थे, तो उसमें भी बोला गया है कि जो हम आर्टिकल 355 और 356 लगा रहे हैं, यानी कि इम्पोज कर रहे हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में लगाए रादर देन एंटायर स्टेट की कंपैरिजन में। अगर हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट कुछ ही एरिया में है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, 356 आर्टिकल को इम्पोज करते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हम कम जगह पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। तो इसमें यही बोला गया है कि पंची कमीशन में क्या होगा, पंची कमीशन में कि हम कुछ पर्टिकुलर एरिया पर ही जहां पर हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, तो वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को लगा सकते हैं। अदरवाइज हमें पूरे एंटायर यानी कि स्टेट में लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था, जो कि किसके ऊपर था, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर था, जो कि अभी मणिपुर में से उसको एंड कर दिया गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल क्या कहते हैं कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन एंड साथ में क्या है, सेपरेट सेंसस एट एंट्री। यानी कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जो कि क्या होती हैं, डी नोटिफाइड क्या होती हैं कि एक सेकेंड, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, उनको पहले हम क्या बोलते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे। क्रिमिनल ट्राइब्स मींस क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने मतलब कि पहले क्या क्राइम कर लिया तो उसको तो हम क्रिमिनल बोलेंगे, बट क्रिमिनल ट्राइब्स में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है और उसका भी न्यू बोर्न बेबी है, तो उसको भी क्या बोलते थे हम, क्रिमिनल ही ट्राइब्स बोलते थे। मींस अगर देखा जाता है तो क्राइम कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने किया होगा, पर इसको हम क्यों क्रिमिनल ट्राइब्स बोल रहे हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब्स क्या है कि जो कि हमारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 है, तो उसमें हम किसको कवर करते थे, क्रिमिनल ट्राइब्स को करते थे। लेकिन 1952 में इसके नाम को चेंज किया गया, जो कि क्रिमिनल ट्राइब्स था, उसको अब क्या किस नाम से जाना जाता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी नेशनल कमीशन है, उन्होंने बताया है कि अगर हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स को देखते हैं तो टोटल 1200 कम्युनिटीज हैं, और उसमें भी अगर देखा जाता है तो जो हमारी जो कुछ कम्युनिटीज हैं, जो कि 267 कम्युनिटीज है, जिससे लिस्टेड किया गया है किसमें, SC ST OBC लिस्ट में। यानी कि जो डी नोटिफाइड हमारी ट्राइब्स हैं, उनमें से कुछ जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पर चली गई, SC में, कुछ ST में, एंड कुछ जो हमारी OBC में। लेकिन कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो बच जाती हैं, जो कि एक तरह से ना तो वो SC में है, ना ST में है, ना ही OBC में है, यानी कि उनको कहीं भी कवर नहीं किया गया है। वो खुद में क्या है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स है। तो इन्हीं के लिए क्या है, एक तरह से ये लेकर आए गए हैं कि हमें क्या करें, एक अलग से सेपरेट सेंसस एंट्री में ऐड किया जाए। सेपरेट सेंसस एंट्री का मतलब क्या है, एक सेकेंड, इसमें देखा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर 7 करोड़ एस्टिमेट पीपल बताए जा रहे हैं, जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें बताया गया है कि वो क्यों डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेंसस एंट्री में सेपरेट ऐड किया जाए, क्योंकि अभी क्या है 2027 में क्या होगा, सेंसस आएगा, जो कि बहुत सालों बाद आ रहा है, जो कि 2021 में आना था, लेकिन अभी वो कब आएगा, 2027 में आएगा। तो ऐसा हो रहा है इस सेंसस में क्या है कि अब इसमें क्या होगा, कास्ट सेंसस भी होगा। कास्ट सेंसस होगा यानी कि इसमें देखा जाएगा कि जो ओवरऑल हमारा इंडिया है उसके अंदर कितने SC हैं, कितने ST हैं, यानी कि एक तरह से कास्ट सेंसस भी होगा। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी तो बहुत सालों बाद सेंसस आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं अब अगर हम उठते हैं तो कहीं हमें कवर किया जा सकता है कास्ट सेंसस में भी। तो ये इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर 10 साल बाद सेंसस आएगा, तो ये यही डिमांड कर रहे हैं कि जो अभी सेंसस आएगा तो उसमें हमें सेपरेट एंट्री मिलनी चाहिए, किसको, डी नोटिफाइड ट्राइब्स में, जिसे हम पहले किसके नाम से जाना जाता था, क्रिमिनल जो ट्राइब्स है उसके बारे में। फिर इनका नाम जो 1952 में चेंज किया गया, जो कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। तो इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो कौन सा क्या है, डी नोटिफाइड है। तो इसके अंदर कुछ ट्राइब्स हैं जिसे हम बोलते हैं डी नोटिफाइड, डोमेटिक एंड सेमी डोमेटिक ट्राइब्स। तो इसके हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होता है। जो ये हमारी कम्युनिटीज हैं, जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज हैं, ये क्या है, मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा
एक तरह से इनको माना जा सकता है वंचित है हर चीज से, इनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अभी मान लो एससी कैटेगरी होती है, एसटी होती है या ओबीसी होती है, इनका क्या होता है, अगर ये स्कूल में जाते हैं तो इनको क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से इनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, कोटास मिलती हैं। लेकिन जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले अगर वो डी नोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग भी करते हैं तो उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन वो उसके उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक तरह से ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो कहीं ना कहीं कहीं चीजों से क्या है, वंचित हैं। सेकंड जो है कि जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज है वे क्या है, उन्हें पहले क्या बोला जाता था, एक तरह से क्रिमिनल्स बोला जाता है, यानी कि जो बोर्न क्रिमिनल, यानी कि इनको जो न्यू बोर्न बेबी होता था उसको भी क्रिमिनल ट्राइब्स में ही क्या किया जाता था, कवर किया जाता था। किसके किसके अकॉर्डिंग, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के उसमें। फिर इसका नाम जो 1952 में चेंज किया गया, किसका, क्रिमिनल ट्राइब्स का, वो क्या रखा गया, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से इसको जाना जाने लगा तब से 1952 में। तब हम देखते हैं कि कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि हमारी क्या है, डोमेटिक एंड सेमी डोमेटिक। इसमें बोला गया है कि जो डोमेटिक ट्राइब और सेमी डोमेटिक ट्राइब्स है वे क्या होती हैं, जो कि मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। वो एक टाइम पर क्या करती हैं, लिविंग इन वन प्लेस ऑल द टाइम, यानी कि ऑल द टाइम वो एक प्लेस पर नहीं रह सकती हैं। तो इसके अंदर यही बताया गया है। एंड सेकेंड जो इसके अंदर बताया गया है कि जो डोमेटिक ट्राइब्स और साथ में डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं उनके पास खुद का एक्सेस नहीं होता है कि वो क्या करे, प्राइवेट लैंड को, प्राइवेट लैंड या फिर खुद का होम ले सके। तो इनके पास ये कोई भी एक्सेस नहीं होता है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनमें से कुछ मतलब जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनमें से कुछ पीपल को किसमें, एससी में, एसटी में एंड ओबीसी कैटेगरी में तो एक तरह से रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी हमारी डी नोटिफाइड ट्राइब्स के कुछ पीपल्स हैं जिनको ना तो एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में कवर किया गया है, जिनकी वजह से उनको जो फैसिलिटी मिलती है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। तो इसके अंदर बताया गया है कुछ कमीशन है जो कि हमने लेकर आए गए थे, किसके ऊपर में, जो हमारे एक तरह से कमिटीज होती हैं जो हम किसके ऊपर, एक तरह से इसके ऊपर कास्ट के ऊपर भी लेकर आए गए थे। तो एक हमारा कमीशन था कौन सा, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947, जो कि एक तरह से कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। एंड एक था हमारा अनंतन स्वयं अयंगर कमेटी 1949 में, ये भी हम किसके ऊपर लेकर आए थे, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के ऊपर, जो कि हमने इसको रिपील्ड कर दिया। एंड एक हम लेकर आए थे काका कलेलकर कमीशन, जो कि किसके लिए, ओबीसी कमीशन के लिए लेकर आए गए थे। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि कुछ हमने कमीशन कमिटीज को भी क्या किया है, गठित किया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डी नोटिफाइड जो हमारे ट्राइब्स हैं उसके ऊपर हमने कोई स्कीम लेकर आए हैं, नहीं। तो इसकी एक स्कीम है जो कि जिसका नाम क्या है, सीड, यानी कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उसके ऊपर हम एक स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिग्निटी, यानी कि उनके जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है किसकी, डिग्निटी, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स की। तो इसको लॉन्च कब किया गया था, सीड स्कीम को, तो वो लॉन्च किया गया था 16 फरवरी 2022 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये मिनिस्ट्री आ जाती है कि जो सीड है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस मिनिस्ट्री के अंडर, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारे डी नोटिफाइड और डोमेटिक और सेमी डोमेटिक हैं इनको अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट मतलब अगर ये किसी चीज से वंचित है इनको कहीं ना कहीं हमें ऊपर लेकर आना है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2022 टू 2026, इसके अंदर हमने क्या किया, 200 करोड़ बजट दिया है किसको, डी नोटिफाइड, एक तरह से जो हमारी सीड जो स्कीम है उसके लिए। उस पर भी हमें किस पर काम करना है, फ्री कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लिवलीहुड सपोर्ट एंड हाउसिंग असिस्टेंस टू फैमिलीज, यानी कि इनके लिए हमें क्या करना है, इतना 200 करोड़ खर्चा हमने किसको दिया है, इस सीड स्कीम के लिए। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो सीड स्कीम है उसके की टर्म्स क्या है, एजुकेशन एम्पावरमेंट, जो बच्चों को हमें फ्री में कोचिंग देनी है, साथ में जो क्वालिटी कोचिंग की देनी है। उसके बाद हमें क्या, हेल्थ इंश्योरेंस पर काम करना है, जो हमारे डी नोटिफाइड या फिर डोमेटिक या फिर नॉन डोमेटिक ट्राइब्स हैं। उसके बाद हमें क्या है, लाइवलीहुड इनिशिएटिव देखना है उनका किस हिसाब से वो रह रही हैं। एंड लास्ट जो हमारा है, हाउसिंग असिस्टेंस, यानी कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, उनको हाउस प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा क्या था, कुछ सीड के लिए इंपॉर्टेंट था। तो स्कीम जो हम डीएनटी के लिए लेकर आए हैं, फर्स्ट तो हमारी क्या थी, सीड थी, जो कि क्या करेगी, फ्री में कोचिंग देगी, हेल्थ इंश्योरेंस एंड हाउसिंग असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव, ये सारा है। कितना खर्चा हमने दिया है, जो दिया है वो कितना, 200 करोड़ एक तरह से स्पेंड किए हैं इसके लिए, कितने ईयर के लिए, 5 ईयर्स के लिए।
तो इसके अंदर एक तरह से कुछ बोर्ड है जो हमने बनाया है किसके लिए, जो डी नोटिफाइड डोमेटिक और सेमी डोमेटिक कम्युनिटीज है। तो वो उसका जो बोर्ड है उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड डोमेटिक एंड सेमी डोमेटिक कम्युनिटीज। तो ये बोर्ड का नाम है। तो इसमें आ जाता है कि इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के अंडर इसको क्या किया गया था, एक तरह से एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है। इसके ऊपर इसको एक तरह से हमने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस क्या था, इंप्लीमेंटिव वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि एक तरह से हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए थे जो कि इनको क्या करे, एक तरह से कल्याण दे। एंड सेकंड जो इसका जो कंस्टिट्यूटेड है, जो हमने ये बोर्ड बनाया है, वो कब किया गया था, 21 फरवरी 2029 को। किसकी चेयरमैनशिप की में, भिकू राम जी इदेत की चेयरशिप में इसको गठित किया गया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था किसके ऊपर, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के ऊपर, जो कि डिमांड कर रही है कि हमें क्या एक अलग सेंसस, यानी कि हमें एक अलग कास्ट सेंसस में एंट्री मिले, जो कि अभी 2027 में जो हमारा एक तरह से सेंसस आएगा। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो थैंक यू।